अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अन्नदाता कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। दुधारू पशुओं की गर्भावस्था तथा ब्यांत के बाद देखरेख और प्रबंधन पर जानकारी। गेहूं की बढ़वार को प्रभावित करने वाले खरपतवारों का नियंत्रण। वंदनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित मौसम आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह। हमारे राज्य के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करके अच्छा लाभ अर्जित कर रहे हैं, लेकिन हमारे जिन किसान भाइयों के पशु गर्भित हैं तो वो इन पशुओं की गर्भावस्था और ब्यांत के बाद किस तरह से देखरेख करेंगे, इस विषय पर जानकारी के लिए आइए मिलते हैं DRDPG कॉलेज देवरिया के डॉक्टर महेंद्र विक्रम शाही से। मैं आप लोगों को गर्भवती गाय के खान पान की व्यवस्था एवं बच्चा देने के बाद जानवरों के रख रखाव की व्यवस्था पर कुछ बताना चाहता हूं। कुछ टिप्स हैं जो आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले ये चीज़ जानना जरूरी है कि हमारे जो गर्भवती गाय है वो गर्भित होने के बाद उसका सही ढंग से हम पहले पता कर लें कि वो गर्भवती हो गई या नहीं हो गई। तो हमारे किसान भाई इस चीज़ को लंबे समय तक इंतजार करते हैं कि हमारी गाय गर्भवती हो गई है, लेकिन उसको 3 महीना बाद अवश्य उसको चेक करा लीजिए। और चेक कराने के बाद जब आपको कंफर्म पता चल जाए कि हमारी गाय गर्भवती हो गई है और साथ में वो दूध भी दे रही है, तो उनके आहार खान पान पर उचित विशेष ध्यान देते हुए उनके खान पान की व्यवस्था या रख रखाव की व्यवस्था समुचित व्यवस्था करना आवश्यक होता है। नहीं तो जो वो गाय गर्भवती हुई है या जो जानवर गर्भवती हुई है वो या साथ ही वो दुधारू भी है, दूध भी देती है, तो उसके उत्पादन क्षमता पर, उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, जिससे कि उसकी उत्पादन क्षमता भी घटेगी और उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। तो सबसे पहले बता दें कि किसी भी गर्भवती गाय और साथ ही साथ गर्भवती भी है और साथ ही साथ वो दूध भी दे रही है, उत्पादन भी कर रही है, तो उसके लिए जो उसका डाइट या जो उसका आहार आप पहले दे रहे थे दूध उत्पादन के समय में, जब वो गर्भवती हो गई तो उसके बच्चे का लोड या बच्चे का भी पालन उसी गाय के भोजन के द्वारा उसका भी पालन पोषण पेट में हो रहा है। तो इसके लिए आपको खुराक उसका बढ़ाना जरूरी है। तो निर्वाह राशन के लिए और साथ में दूध उत्पादन के लिए तो राशन आप दे रहे थे, और बच्चे के लिए आपको एक्स्ट्रा और अलग से कुछ खुराक ऐड करना होगा, जिसके लिए आप कम से कम 1 किलो से 1.5 किलो राशन आप बढ़ा दें। साथ ही साथ और ये तब किया जाता है जब 5 से 6 महीने का ब्यात काल, मतलब गर्भ के 5 से 6 महीने बाद, 5 महीने बाद उसके खुराक, मतलब तीसरा के बाद पता चल गया, चौथा 5वें से आप उसका खुराक बढ़ा दें, क्योंकि अब बच्चे का डेवलपमेंट विकास पेट में हो रहा है। उस कंडीशन में उसको खुराक बढ़ाना जरूरी है। अब खुराक में आपको हरा चारा, दाना और भूसा, सूखा चारा, ये तीनों मिला के देना है। केवल आप हरा चारा अगर आपके घर पर
अत्यधिक मात्रा में हरा चारा है, केवल आप ज़्यादा हरा चारा ही दे देंगे तो उसको रोग होने की, इट मीन्स कि उसको कि अफरा रोग होने की संभावना है। तो उसमें ज़रूर अगर उसमें कुछ एक हिस्सा अगर सूखा भूसा है, सूखा चारा है, तो 3 हिस्सा आप हरा चारा दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है, जिससे कि दूध उत्पादन और बच्चे का पालन पोषण भी हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास हरा चारा ज़्यादा नहीं है, उस कंडीशन में आप आधा हरा भूसा दे रहे हैं तो उसके साथ आधा हरा चारा दें, और साथ ही साथ उसको जो पिलाने के लिए आप चुन्नी एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं उसमें कम से कम 1.5 केजी, 1 से 1.5 केजी बच्चे के विकास के लिए आप दें। उस दाने में आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम फास्फोरस दोनों मिक्स, ऐसे कैल्शियम और फास्फोरस युक्त दाने प्रचुर मात्रा में रहे, जिससे कि बच्चे का विकास शुरू हो गया है, उसकी हड्डियां, उसके डेवलपमेंट, उसके तमाम तरह के ग्रोथ बच्चे का, तो इसलिए आप उसमें फास्फोरस युक्त और कैल्शियम युक्त दें, और साथ ही साथ उस जानवर को दूध भी देना है, साथ में पेट में बच्चा का पालन पोषण भी करना है। इस कंडीशन में आप न्यूट्रिशियस यानी पोषक तत्वों युक्त वाला आप आहार देंगे, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस और तमाम विटामिन हैं। को आप चुन्नी जो देंगे, जो भी आप खली खुद्दी जो भी दे रहे हैं, उससे उसको विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे, जैसे कि विटामिन ए हुआ, विटामिन डी हुआ, विटामिन ई हुआ, ये सब जो है उसके विकास के लिए विटामिन जरूरी हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसके जो गर्भवती गाय है उसका 5वां महीने बाद से आप उसको एक्स्ट्रा और दाना बच्चे के विकास और साथ में दूध उत्पादन हेतु उनका आप उनके लिए कुछ 1 से 1.5 केजी दाना बढ़ा दें। लेकिन इस चीज़ को हम 7वें महीने, जब अगर वो दुधारू है तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि 7वें महीने से के बाद 8वें महीने के बीच में उसका अगर दूध देती है तो दूध देना हम बंद कर दें, दूध लेना बंद कर दें। अगर दूध लेना बंद नहीं करेंगे तो जो पेट में बच्चा है उसका विकास या ग्रोथ सही ढंग से नहीं होगा, और जो बच्चा देगी अगले ब्यात काल में वो दूध का उत्पादन जितना इस ब्यात काल में कर रही थी, उस ब्यात काल में इन पोषक तत्वों के कमी के कारण न दूध का उत्पादन होगा और बच्चा भी कायदे का नहीं होगा, दुबला पतला बहुत कमजोर पैदा होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसका जीवन निर्वाह और दूध उत्पादन आहार जो दे रहे थे, उसके बाद गर्भवती के लिए उसमें हम 1 से 1.5 केजी और एक्स्ट्रा दाना मिला करके उसको देंगे। 8वां महीना के बाद हम उसमें क्या करते हैं कि कैल्शियम की मात्रा थोड़ा कम कर देते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा उस समय दाना देना, 8वें महीने के बाद से दाना देना कम कर देते हैं, या इसलिए कम कर देते हैं कि बच्चे का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगता है। जो ब्याने के समय में बच्चा जब काफ़ी स्वस्थ और हेल्दी हो जाएगा तो उसको पैदा होने में तमाम तरह की दिक्कत आती है, और जब बच्चा दे देती है तो उस चीज़ के उसके बाद भी, बच्चा देने के बाद भी हमको ध्यान देना चाहिए कि कम से कम समय से उसका 8 से 10 घंटा बाद उसका जेर खेड़ी गिर जाए। साथ ही साथ अगर नहीं जेर गिराती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए कैल्शियम बढ़ाकर कैल्शियम दे देते हैं, जैसे आस्टो कैल्शियम या और भी तमाम कैल्शियम सप्लीमेंट सिरप हैं, उसको आप दें, जिससे कि जेर गिराने में उसको आसानी हो जाए। तो अधिक से अधिक 8 घंटा इंतजार करने के बाद अगर 8 घंटा में जेर नहीं गिराती है तो फिर आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। और साथ ही साथ ध्यान रखते हैं कि 7-8 दिन तक हम किसी प्रकार का उसको दाना या एक्स्ट्रा डाइट नहीं देंगे, अतिरिक्त आहार नहीं देंगे। इसलिए अगर आहार देंगे तो उसमें बड़ी तेजी से ये थन में दूध बढ़ने की जो प्रक्रिया है, अगर एक्स्ट्रा आप आहार दे देंगे तो उसमें दूध बड़ी तेजी से बनने लगेगा, और उस दूध को और उससे क्या होता है, जो बहुत तेजी से दूध बनने लगता है, जिससे कि पशु के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, और वो जानवर, वो गाय या भैंस दूध तुरंत ही इतना ज़्यादा दूध होने लगा। ये क्योंकि ये खली और ये चुन्नियाँ जो हैं वो देने के बाद ये दूध का विकास बड़ी तेजी से करती हैं। इसलिए इन दानों को 5 से 7-8 दिन तक इस तरह का कोई आप ज़्यादा आहार नहीं देंगे। लेकिन एक चीज़ और है कि आहार ऐसा देंगे, दाना ऐसा देंगे, जो भी देंगे उसमें फाइब्रस यानी रेशा युक्त पदार्थ देंगे, जिससे कि गोबर
आसानी से निकले और उसको कब्ज की समस्या ना आए। उसके बाद 10 से 12 दिन बाद उसको धीरे धीरे हम एक ही बार ज़्यादा नहीं देंगे, धीरे धीरे उसमें हम दाना की मात्रा बढ़ाना शुरू करते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। गेहूं की बढ़वार को प्रभावित करने वाले खरपतवारों का नियंत्रण। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य में गेहूं की खेती व्यापक क्षेत्र में की जाती है और इसकी खेती में खरपतवारों की समस्या प्रमुख रूप से देखने में आती है, जिनका समय पर अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो उपज में भारी कमी देखने को मिलती है। तो गेहूं की फसल को प्रभावित करने वाले खरपतवार कौन कौन से हैं और इनका नियंत्रण कैसे किया जाए, इसकी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह कुशवाहा। वर्तमान रबी मौसम में गेहूं की फसल किसान भाइयों द्वारा बहुतायत क्षेत्र में लगाई जाती है और मध्य प्रदेश की एक प्रमुख रबी की फसल है। यदि हम इस फसल में खरपतवारों का प्रबंधन नहीं करेंगे, जो उत्पादन किसान भाइयों को मिलना चाहिए वो उत्पादन लेने में आप सफल नहीं हो पाते और कृषि में आपको हानि होती है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप शुरुआत से ही जब फसल में बोने जा रहे हैं उसी अवस्था में आप खरपतवार नाशी दवाओं की व्यवस्था आप करके रखें, क्योंकि जब फसल आपकी 1 महीने की होती है उस अवस्था पर इन दवाओं का उपयोग करना होता है। तो अब आपको देखना होगा कि खेत में हमारे खरपतवार कैसे हैं। फसल की बोनी के बाद 15-20 दिन की जब फसल होती है उस अवस्था में खेत में घूमें और देखें कि पौधों में यदि आप आधार भाग पर लालामी कुछ पौधों में पाते हैं, यानी कि पौधों के जहाँ जड़ और तना मिलते हैं वहाँ पर लाल रंग या गुलाबी रंग दिखाई देता है, तो समझ लीजिए ऐसे पौधे गेहूँ के पौधे नहीं हैं, बल्कि ये गेहूँ का मामा या गेहूँसा के पौधे हैं, जो कि एक खरपतवार है। और ये नहरी क्षेत्र में जहाँ सिंचाई होती है वहाँ का एक बहुतायत से दिखने वाला और बहुत अधिक प्रकोप करने वाला खरपतवार है। साथ ही आप देख लीजिए यदि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से हिरणखुरी, जंगली गोभी, पीली सेंजी, सफ़ेद सेंजी, बथुआ, खरबथुआ और आपका कृष्ण नील, ये प्रमुख रूप से खरपतवार गेहूं के खेत में देखे जाते हैं। तो यदि ये खरपतवार के पौधे भी दिख रहे हैं आपको और साथ में गेहूंसा भी है, तो सल्फोसल्फ्यूरॉन और मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल, इन दोनों का मिश्रण आता है बाजार में 16 ग्राम की पैकिंग उपलब्ध है, इसको आप ले लीजिए। और 1 हेक्टेयर में ये जो बाजारू उत्पाद है वो 40 ग्राम के आसपास लगता है। तो आप अपने क्षेत्रफल के हिसाब से दवा उपयोग कर लें। और उपयोग कब करना है दवा, ये आप ध्यान रखें, पहला पानी लगाने के बाद जब पैर सहने की स्थिति खेत में बने उस अवस्था पर आप इन दवाओं का उपयोग किया जाना है। खेत में लेकिन नमी होना नितांत आवश्यक है। एक और सावधानी आपको रखनी है और वो है नोजल। आप फ्लैट फैन नोजल या फ्लैट जेट नोजल, जो बाजार में सामान्य भाषा में कट नोजल के नाम से व्यापारी वर्ग भी जानता है और आप भी परिचित होंगे, और इस नोजल का उपयोग करते हुए पानी की मात्रा 400 से 500 लीटर और दवा हमने बताया आपको 40 ग्राम दवा ये प्रति हेक्टेयर के मान से उपयोग करनी है। बहुत सी दवाएं ऐसी हैं जो केवल चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों को नियंत्रित करती हैं। इन दवाओं में मुख्य रूप से आप सभी जानते हैं 2,4-D बहुत ही पुराना शाकनाशी है, जो आप सभी परिचित हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। ये दवा 500 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के मान से उपयोग करनी है और ये दवा भी आपको 30 से 35 दिन के अंदर ही पहला पानी लगाने के बाद जब खेत में नमी इतनी होती है कि आपका पैर सह सके उस अवस्था में ही छिड़काव करना है। इसके अलावा एक दवा जो आती है वो मेट सल्फ्यूरॉन दवा है, नया हर्बिसाइड है, नया शाकनाशी है, कम मात्रा में उपयोग में होता है। ये 20 से 25 ग्राम जो बाजारू उत्पाद है ये आपको बाजार में जो मिलता है उसका उपयोग करना है। सॉल्यूशन बनाने के लिए इसका जो आप बनाएंगे तो पाउडर फॉर्म में आती है ये, तो वेटेबल पाउडर जो आपको मिलेगा 1 एकड़ का, इसको आप 10 लीटर पानी में अच्छी तरह से घोल लें। घोलने के बाद इसमें एक आधा लीटर की बोतल आपको और मिलेगी, उसको भी मिला दें सर्फेक्टेंट, और मिलाने के बाद ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये मदर सॉल्यूशन आपका तैयार हो जाएगा। इसमें से 1 लीटर मात्रा लें और 1 टंकी में मिला करके आप छिड़काव कर दीजिए। नोजल इसमें भी आपको फ्लैट फैन या फ्लैट जोट नोजल का ही उपयोग करना है।
इसके अलावा एक और शाकनाशी बाजार में उपलब्ध है सल्फोसल्फिरोन, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये भी आपकी चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों को नियंत्रित करता है। इन दवाओं के अलावा क्लोडिनोफाप जो दवा है ये कई नाम से बाजार में आती है, इसका उपयोग कर सकते हैं। ये उस अवस्था में उपयोग की जाती है जब खेत में आप देख लें कि गेहूं का मामा या गेहूं साग और जंगली जई यानी कि सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप टॉपिक या ये क्लोडिनोफाप जो दवा है इसका उपयोग करें। तो इस प्रकार से यदि आप इन गेहूं के खेत में इन दवाओं को खरपतवारों के अनुसार देखते हुए उनका चयन कर लें और सही समय पर सही विधि से जो हमने बताया है सही नोजल का उपयोग करते हुए यदि उपयोग करते हैं तो आपके गेहूं की फसल में खरपतवारों का प्रकोप खत्म हो जाएगा और आपका उत्पादन जो है 30 से 40% आपका अधिक उत्पादन में वृद्धि होगी। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित मौसम आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह के आगे आने वाले 4 से 5 दिनों में इन क्षेत्रों में आकाश में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने, दिन एवं रात्रि के तापमानों में गिरावट होने के कारण दिन का अधिकतम तापमान 23 से 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड, रात्रि का न्यूनतम तापमान 8 से 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहने, सुबह सायं ठंड का प्रकोप बना रहने, सुबह के समय हल्का कोहरा छाए रहने के कारण सुबह वायुमंडलीय हवा में नमी की मात्रा 90 से 95% एवं दोपहर बाद हवा में नमी की मात्रा 42 से 46% के मध्य रहने, कम गति की हवा 2 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अधिकतर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से बहने तथा इस सप्ताह के आगे आने वाले 4 से 5 दिनों में इन क्षेत्रों में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। अतः ऐसे अनुमानित मौसम में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इन क्षेत्रों के कृषक भाइयों को अपने खेतों में खड़ी इस मौसम की विभिन्न फसलों, फलदार वृक्षों, सब्जियों में कुछ कार्यक्रमों को अपनाने की सलाह दी जाती है, जो इस प्रकार है। गन्ने की पेड़ी की कटाई के बाद खाली हुए खेतों में गेहूं की बुआई के इच्छुक किसान भाई इस सप्ताह संभावित कम तापमानों के मद्देनजर गेहूं की बुआई इस सप्ताह से करें, लेकिन ध्यान रखें कि बीज के अच्छे जमाव हेतु बुआई के समय खेत की मिट्टी में पर्याप्त नमी होना अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु गेहूं की देर से बोई जाने वाली प्रजातियों जैसे यूपी 2382, यूपी 2425, यूपी 2526, PBW 373, यूपी 2565 आदि में से किसी प्रजाति के प्रमाणित बीज का चयन करें। यदि घर का बीज बो रहे हों तब बीज को 2 ग्राम थायरम तथा 1 ग्राम कार्बेंडाजिम द्वारा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य कर लें। नवंबर माह के तृतीय सप्ताह में बोई गई गेहूं की फसल 21 से 25 दिनों की हो गई है, जो कि गेहूं की शिखर अर्थात ताजमूल जड़ बनने की प्रारंभिक क्रांतिक अवस्था है। अतः इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई गेहूं की इस अवस्था की फसल में पहली सिंचाई अवश्य करें। ऐसा करने से फसल में कल्लों की संख्या में वृद्धि होगी। सिंचाई के बाद ओट आने पर 35 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से दोपहर के समय बुरकाव उस समय करें जब पत्तियों पर ओस न जमा हो। जिस खेत में गेहूं की फसल 30 दिनों की हो गई हो तो बुआई के तुरंत बाद बीज जमाव पूर्व किसी खरपतवारनाशी जैसे पेंडीमेथिलीन का छिड़काव किया हो, तब किसान भाई उस फसल में खुरपी या हैंड हो की सहायता से निराई गुड़ाई करें।
ऐसा करने से खरपतवार नियंत्रित होने के साथ साथ हवा एवं तापमान का सही संचालन होने से गेहूं की फसल की अच्छी बढ़वार होगी। लेकिन जो किसान भाई ऐसा न कर पाए हों, वे अधिक क्षेत्रफल होने अथवा आवश्यकता अनुसार मजदूर उपलब्ध न हो पा सकने की दशा में रासायनिक विधि द्वारा इन खरपतवारों को नियंत्रित करें। इस हेतु चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों जैसे बथुआ, कृष्णनील, गजरी, हिरणखुरी के नियंत्रण हेतु 2,4-D सोडियम लवण 80% की 250 ग्राम मात्रा का 250 लीटर पानी या 2,4-D ईस्टर लवण 34% की 600 मिलीलीटर मात्रा का 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें तथा सकरी पत्ती वाले जैसे गेहूं का मामा अर्थात फिलेरिस माइनर या जंगली जई आदि को नियंत्रित करने हेतु 50% आइसोप्रोट्यूरान की 600 ग्राम मात्रा अथवा 75% आइसोप्रोट्यूरान की 400 ग्राम मात्रा का 200 से 250 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए यह छिड़काव केवल 30 से 35 दिनों के बीच में ही करें। दोनों ही प्रकार के खरपतवार हों तब 2,4-D लवण एवं आइसोप्रोट्यूरान को मिलाकर समान रूप से छिड़काव करें। मसूर की बुआई हेतु इस सप्ताह भी अनुकूल तापमान रहने की संभावना है, अतः इच्छुक किसान भाई मसूर की बुआई इस सप्ताह जारी रखें। खेतों में खड़ी चना, मसूर, राजमा आदि फसलों की निराई कर खरपतवार निकालें, जिससे कि मिट्टी में हवा एवं तापमान का उचित संचार होने से पौधों का विकास भी अच्छा हो सके। इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर सरसों की देर से बोई 30 से 35 दिनों की फसल होने पर इस सप्ताह सिंचाई करें तथा ओट आने पर 35 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से समान रूप से बुरकाव करें तथा निराई कर घने पौधों को निकालकर पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर नियंत्रित करें। ऐसे मौसम में नींबू वर्गीय वृक्षों की अच्छी बढ़वार हेतु यह आवश्यक है कि किसान भाई इस सप्ताह आयु के अनुसार 15 से 20 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद एवं 250 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति पौधे की दर से पेड़ के चारों ओर थाला बनाकर समान रूप से फैलाकर मिट्टी में मिला दें तथा संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर सिंचाई कर दें। आलू की समय से बोई फसल इस समय 30 से 35 दिनों की हो गई हो तब संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर हल्की सिंचाई करें तथा ओट आने पर 30 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से डालकर मिट्टी चढ़ाएं। मध्यम कोहरा छाने तथा वायुमंडलीय हवा में अधिक नमी बनी रहने के कारण आलू की फसल में झुलसा रोग लग सकता है। पहचान हेतु किसान भाई देख लें कि इस रोग के लगने पर पत्तियों पर काले रंग के गोल चकत्ते से बन जाते हैं, जिससे पौधे झुलस जाते हैं तथा अधिक प्रकोप हो जाने पर पैदावार में काफी कमी आ जाती है। अतः फसल की पत्तियों पर ये लक्षण दिखाई देते ही फसल सुरक्षा हेतु रीडोमिल के 0.25% घोल का छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है नंदगंज गाजीपुर के वसंत लाल ने। आपने सोलर पंप के प्रकार और इस पर प्रदेश सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। दरअसल क्या है कि आप जान रहे हैं कि किसान भाइयों को प्रदेश में बिजली की काफ़ी दिक्कत हो रही है और अभी भी कई सुदूर क्षेत्रों में गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं मिल पाती है, तो और डीजल महंगा है, तो सौर ऊर्जा को इस्तेमाल करते हुए और सिंचाई के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, इसके लिए राज्य सरकार ने ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना चलाई हुई है। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये पैनल ये सौर ऊर्जा का है और इसमें 3 तरह के सिस्टम लगवाए जा रहे हैं। एक 2 HP का है, एक 3 HP का है, एक 5 HP का है। ये योजना लघु सीमांत किसानों के लिए है और 2 HP में और 3 HP में 75% छूट है। किसान को 2 HP में 60,000 रुपये देने हैं और बाकी सरकार वहन करेगी। 3 HP में 1,17,200 रुपये किसान को वहन करना है, बाकी सरकार वहन करेगी। 5 HP में 2,65,000, इसमें छूट 50% है बजाय 75% के। इसमें 2,65,000 किसान को देना है, बाकी सरकार वहन करती है। 2 HP के जो ये सोलर पंप सेट हैं ये 20 से 25 फीट की गहराई में जहाँ पर वाटर टेबल है वहाँ पर अच्छा काम करते हैं
और लगभग 2 से 2.5 इंच इनका डिस्चार्ज भी है। 3 HP का जो सोलर पंप सेट है ये 70-75 फीट तक बढ़िया काम करता है। अगर वाटर टेबल 70-75 फीट है तो अच्छा पानी निकलता है। और 5 HP का भी इसी तरह से करीब 70 से 75 फीट पे जहाँ पर वाटर टेबल है वहाँ पर पानी निकालता है। जनपद फतेहपुर में लगभग 13 3 HP के सोलर पंप इंस्टॉल भी कर दिए गए हैं जो बहुत अच्छे चल रहे हैं और किसानों में काफ़ी मांग है इन पंप सेट्स की। इसमें बिजली का और इसमें डीजल का खर्चा नहीं है और ये सुबह से शुरू होता है और जैसे जैसे दोपहर होती है पानी का डिस्चार्ज बढ़ता चला जाता है और शाम को कम हो जाता है, रात में बंद हो जाता है। और इसमें लगभग 2.5 इंच का डिस्चार्ज है। तो जो हमारे 2 हेक्टेयर तक के लघु सीमांत किसान हैं उनकी सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी इनको मिल जाता है। इसमें किसी भी फसल के लिए भी आप कर सकते हैं, धान है, गेहूं है और सब्जियां हैं, यहाँ तक कि इसमें ड्रिप सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी पानी की बचत करते हुए पानी लगाया जा सकता है। 2 हेक्टेयर तक ये सिस्टम बहुत प्रभावी है। हम सबसे पहले पंजीकरण कराते हैं, ऑनलाइन पंजीकरण होता है और उसमें प्रथम आओ प्रथम पाओ के सिद्धांत पर जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन लोग कराते हैं लघु सीमांत किसानों को उसी प्राथमिकता पर हम लोग सुलभ कराते हैं। इस तरह से ये बिना लागत का सोलर पंप सेट है और किसान भाई इसका अधिक से अधिक लाभ उठावें और कृषि विभाग से संपर्क स्थापित करें। हम उनके यहाँ इंस्टॉल करवाएंगे और इससे बहुत लाभ होगा, डीजल और बिजली की बहुत बचत होगी इससे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक पैदावार प्राप्त करने हेतु सरसों की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। दुधारू पशुओं में होने वाली गर्भपात की समस्या व उसके निदान पर जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।